नए कश्मीर की जिस तस्वीर पर महबूबा जी को अभी अभी ऐतराज़ था, उस तस्वीर के क्या सिर्फ एक दूसरा पहलू है या कई और पहलू हैं? कश्मीर बदल रहा है, कितना बदल रहा है, क्या जबरन बदल रहा है? ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं चर्चा में। बनोज सिन्हा जी, बहुत स्वागत आपका। और ये 370 हटा, उसके बाद से जितनी एनिवर्सरी उसकी मनाएंगे कि 1 महीने में कितना बदला कश्मीर, 2 महीने में, लोगों ने देखा कि तस्वीर बदल रही है। हम सब ग्राउंड पर जाते हैं और देखते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिक्कतें भी आ रही हैं इसमें। कितना बदल पा रहा है? मुझे लगता है कि बदल की शुरुआत उसी दिन से हुई जब अनेक वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित लोगों को अधिकार मिलना शुरू हुआ। कुछ का नाम मैं लेना चाहूँगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरे देश में 2006 में लागू कर दिया गया था। 2008 में कानून बन गए और आदिवासी समुदाय को आजीविका के लिए, खेती के लिए, रहने के लिए ज़मीन मिलने लगी। किन कारणों से जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा था? हमारे वीर भाई बहन जो स्वीपर थे, अब स्वीपर के अलावा कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते थे। मेडल देश स्तर पर पाने वाली बच्ची, वो मजबूर थी झाड़ू लगाने के लिए। वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति थी? मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत होती है। जिन लोगों ने 70 साल, 72 साल अपने, मैं तो उसे कहूँ कि मौलिक अधिकारों को खोया था, उनको मौलिक अधिकार मिलने लगे। अगर बदलाव की बात मैं करूं तो 3-4 बातें मैं कहना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की आबादी आपको मालूम है, मोटे तौर पर 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख है। अगर आप विचार करें तो पिछले साल देश की संसद ने जो बजट पारित किया है वो 1,08,000 करोड़ का है। उसके पहले 1 लाख करोड़ का था और उसके पहले 90,000 करोड़ का है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में बजट बहुत बढ़ गया। हाँ, ये सच है कि 2015 के बाद जो डिवोल्यूशन फंड है वो राज्यों को ज़्यादा मिलने लगा, उसके कारण थोड़ी बढ़ोतरी हुई। लेकिन आज़ादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की तुलना में एलोकेशन ज़्यादा था। अब देश की तस्वीर क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश में वाजपेयी जी के ज़माने में शुरू हुई तो पहला लक्ष्य रखा गया कि 1,000 आबादी के जो गांव हैं उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा सड़क से। जब देश के बाकी हिस्से के लिए 1,000 आबादी क्राइटेरिया थी तो हिली स्टेट्स के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर है, 500 थी। 1,000 आबादी के सारे गांव सड़क से जुड़ गए। तब भारत सरकार ने क्राइटेरिया बदली और कहा कि 500 आबादी के जो गांव हैं इनको इस योजना में सड़क से जोड़ा जाएगा। मार्च में योजना खत्म होने जा रही और जब 500 आबादी थी दूसरे राज्यों के लिए तो जम्मू कश्मीर और हिली स्टेट्स के लिए आबादी 250 थी। अभी 947 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के, जिसका कि प्रयास हमने किया है। अभी स्वीकृत है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि स्वीकृत हो जाएगा। अगर मैं बिजली की बात करूँ, पिछले 7-8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म्स हुए और आज बिजली की कमी देश में नहीं है। अगर आप जहाँ से आती हैं अपने गांव का पता करिए या अड़ोस पड़ोस का, तो अब गांव में भी 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन श्रीनगर और जम्मू 2 बड़े शहर हैं जहां 20-22 घंटे बिजली देना कठिन काम है, जबकि पोटेंशियल वहां बहुत है। 18,000-20,000 मेगावाट बिजली वहां बनाई जा सकती थी। हाइड्रो पावर का इतना पोटेंशियल है। अरुणाचल और हिमाचल ऐसे राज्य हैं जिनकी इकॉनमी ही हाइड्रो पावर के भरोसे आगे बढ़ रही है। हम 3500 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं। और एक दूसरा तथ्य मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पर 6300 करोड़ की बिजली हम खरीदते हैं, 2600 करोड़ रुपया हमको रेवेन्यू आता है। तो देश में सबसे ज़्यादा AT&T लॉसेस जम्मू कश्मीर में है। ये सब चीज़ें बदल रही हैं। अब सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज से 4 साल पहले तक, 3 साल पहले तक मैं कहूँ, हम देश में 11वें स्थान पर थे। आज हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। जहाँ 1500 किलोमीटर सड़क बनती थी वहाँ हम 3300 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। मैकडेमाइजेशन माने ब्लैक टॉपिंग जिसे कहते हैं, आप पिछले 5-7 साल के आंकड़े देख लीजिए तो 2300, 2400, 3000 मैक्सिमम हुआ है।
10 साल का आंकड़ा उठा। पिछले साल मैंने 5300 किलोमीटर किया था, इस साल हम 8000 किलोमीटर पूरा करने जा रहे हैं। आगे की बात बताता हूँ। 2018 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट हमने पूरी की थी। 2018, पीछे नहीं जाता हूँ। पिछले साल जो ये साल बीता है, हमने 4,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए हैं, मैंने 63,000 करोड़ खर्च किया है और 21,378 प्रोजेक्ट पूरा किया है। क्यों? टेंडर होता है, ट्रांसपेरेंसी है, जियो टैगिंग होती है और पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन और काम का फोटोग्राफ नहीं आ जाएगा। तो जीएफआर पूरी तरह लागू है, बीम्स को पूरी तरह लागू कर दिया गया है, ये परिवर्तन हो रहा है। मुझे बोलने दीजिए अगर बुलाया है। जम्मू कश्मीर में पूरे 3 मेडिकल कॉलेज थे, 2 श्रीनगर में, 1 जम्मू में। आज 7 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 सालों में मिले हैं। 2 एम्स वहाँ है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट है, 10 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, बोन इंस्टीट्यूट वहाँ बन रहा है। जम्मू देश का अकेला शहर है जहाँ आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं। ये बदलाव मुझे लगता है कि लोगों को दिख रहा है, वहाँ के लोगों को। कुछ लोग हैं जिनके चश्मे का पावर खराब है, उनको नहीं दिखेगा, मैं जानता हूँ। अब और आगे मैं कुछ और बताता हूँ। नहीं तो वैसे तो आपने कहा कि बोलने दो, अभी मुझे इसीलिए बुलाया है। नहीं तो मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बोलने लगे, अगर पूरा वो बताने लगे तो पूरा समय निकल जाएगा, हमारे मन में जो सवाल है वो वही रहे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जैसे एक चीज क्या बदला है ये मैं बता रहा हूँ। नहीं वही चीज मैं पूछ रही हूँ। पहले जो विकास दिखता था वो शहरों में दिखता था। मैंने जो हम सब बहुत जाती रही हैं। क्या ये पूरा गतिरोध और ये पूरा टकराव इस कारण हो रहा है कि विकास का विकेंद्रीकरण हुआ है? यानी कि तंगधार में आज पानी की लाइन अगर ले जाई जाती है या फिर उरी में एक सड़क ले जाई जाती है, क्या ये उस बात की छटपटाहट है कि जो एक डाउनटाउन के नैरेटिव से पूरे कश्मीर को कंट्रोल किया जाता था, विकास उसके बाहर निकल रहा है? मुझे लगता है कि मैं इस सवाल के मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रशासन और सरकार की नीति के बारे में बताना चाहता हूँ कि विकास वही विकास मान्य होगा जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचेगा और इसी सिद्धांत पर वहाँ का प्रशासन भारत सरकार के निर्देशन में काम कर रहा है। एक चीज़ को लेकर लोग काफ़ी परेशान रहे वहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने कहा था 4 महीने का समय दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने 2 साल बाद कहा मुझे 2 साल का समय दे दीजिए, कश्मीर वापस जन्नत की शक्ल में नजर आएगी। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 4 महीने का, उसका या तो अर्थ लोग नहीं समझे हैं या जो मैं कह रहा हूँ उसे मैं खोल करके मैंने स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। हमारा प्रशासन या देश में ये पहली सरकार है जो पीस बाई करने में विश्वास नहीं करती है, पीस इस्टेब्लिश करने में विश्वास करती है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल वे दोषी नहीं हैं जो लोगों की किलिंग करते हैं। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अपराध उनका है जो इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। और पहली बार सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त किया जाए। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में घटनाएं कम हुई हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि 42% क्या कम हुआ, 52%, वो सब मेरे पास है, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कोई गलत बात ना निकले। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के अवाम को कोई दिक्कत नहीं। और मेरा स्पष्ट मंतव्य है कि सामान्य आदमी के लिए किसी प्रशासन और किसी सरकार को काम करना चाहिए। कुछ खास लोगों के लिए काम हो इसका अर्थ नहीं होता है। डल के किनारे जो वो खूबसूरत शाम सबने देखी कि फिल्मी सितारे, वरना कश्मीर को पर्दों पे तो बहुत लंबे समय तक सबने देखा, उस पर फिल्में बनती देखी, लेकिन इसके पीछे आपका मकसद क्या था कि डल झील के किनारे वो कश्मीर की सुंदर छटा जहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे वहाँ पर आकर बात कर? मकसद बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, मुझे लगता है कि उसके कारण कश्मीर जाना जाता है। चाहे वो लाल देद हो या राज तरंगड़ी अगर आपने पढ़ा हो, हब्बा खातून हो, अनेक लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर वो पहले पर्दे पर श्रीनगर और कश्मीर वैली आती थी तो अब जम्मू और कश्मीर दोनों पहले पर्दे पर आए। आपने देखा होगा पिछले 8-10 महीनों में अभी कई लोग साउथ के लोग भी पहुँचे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जो आज से जब हम लोग उस उम्र में थे तब का दृश्य हम जम्मू कश्मीर में देखना चाहते हैं, ताकि वहाँ से लौटें तो कह सकें कि वो देख के मैं आया हूँ। पर
जो सियासी पार्टियां हैं वो ये भी कहती हैं कि कश्मीर इज़ एट गन पॉइंट, कि बंदूक के नोक पर रखकर कहीं पर आप शांति का ऐलान नहीं कर सकते हैं। कश्मीर से जो सुरक्षा बल ऐसा लग रहा था और शहरों के आसपास से जो बंकर्स कम हो रहे थे उनमें इजाफा हो रहा है, अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही हैं। मुझे लगता है कि पहले क्या स्थिति थी, आप पहले भी गई हैं, आर्मी बहुत कवर किया आपने, क्या आर्मी की संख्या बढ़ी है? सीआरपीएफ की टुकड़ियों के बारे में मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप तो आर्मी बहुत कवर की हैं जी, क्या कोई बढ़ोतरी हुई है वहाँ? नहीं, सेना की बढ़ोत मैं आ रहा हूँ जी, आप खुद वहाँ कम से कम मैंने टेलीविजन पर देखा है कि आर्मी आपने बहुत कवर किया है। क्या आर्मी की कोई नई फोर्स वहाँ नहीं बनी? अब एक अगर किलिंग हो जाएगी तो आप यहाँ से लेकर के वे तमाम लोग कहेंगे कि ये सरकार जो है आतंकवाद को रोक नहीं पा रही। अगर हम चाहते हैं कि वो एरिया जहाँ डोमिनेंस नहीं था फोर्सेस का, जहाँ से आतंकवाद को खाद पानी मिलता था, ऑक्सीजन मिलती थी, उसको भी हम ठीक कर दें तो 5 कंपनी हम मंगा लेंगे, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? लेकिन एक बात का हम भरोसा देते हैं, किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के खिलाफ न फोर्सेस, न सीएपीएफ, न जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर कुछ भी होगा तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूँ। हैदरपुरा एनकाउंटर का जिक्र, उसकी जांच मैंने करा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और आप आश्वस्त रहिए, और आपके चैनल के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर कोई भी निरपराध मारा गया है तो जो भी दोषी होगा उसे निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। मनोज सिन्हा जी, बहुत चीज़ें बदली हैं कश्मीर में और इससे सब इत्तेफाक रखते हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग भी। करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा था, राजनीति में युवा जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, ये मुद्दा उन लोगों के लिए था। मैं ऐसे गांव में भी गई जहाँ पर लोगों ने कहा कि अब तो पंचायत के पास वो पूरा बोर्ड लगा रहता है कि कितना फंड आया, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। क्या आपको जो चीज़ें आपने अभी तक अमल में लाई, बाकी चीज़ों में समय लगेगा, ये अभी उपलब्धि लग रही है या इसमें आगे का रास्ता अभी देख रहे हैं? मुझे लगता है कि एक बात समझिए, मैं मानता हूं कि जहां आदमी है वहीं भ्रष्टाचार है। टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग आप बढ़ाएंगी वैसे ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो उस सिस्टम की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जम्मू कश्मीर देश के बाहर तो है नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर के लेवल पर जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, धीरे धीरे नीचे भी बदल जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को जिस तरह से टारगेट किया गया, हालांकि उसके बाद अंकुश भी लगाया गया, आपने सही कहा कि अतिरिक्त बलों को बुलाया ही जाएगा अगर शांति व्यवस्था चाहिए, पर क्या उस हिसाब से लोग निश्चिंत रहें? बाकी लोग जो चाहते हैं वहाँ जाएं, कुछ छोटा मोटा काम करें, क्या वो आराम से शांति से जा सकते हैं? मैं आश्वस्त कर रहा हूं देश को कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपके सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। पिछले 8 साल के टूरिस्ट इन्फ्लक्स के आंकड़े को आप देखिए, और मुझे लगता है आपको मालूम है, जुलाई में 10.5 लाख टूरिस्ट आया था। वो संख्या बढ़ करके अगस्त में 11,28,000 हो गई। आगे सितंबर में 12 लाख क्रॉस कर गया, और नवंबर का जो अंतिम डाटा है वो 13,46,000 लोग आए हैं। कितनी फ्लाइट बढ़ गई हैं श्रीनगर की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करिए कि आज टिकट मिल सकता है, होटल मिल सकता है। मेरे पास जो काम है उसमें एक काम और महत्वपूर्ण है कि आपकी तरह परिचित लोग देश के कोने कोने से मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे फलां परिचित जा रहे हैं, ज़रा उनके लिए रहने का इंतज़ाम करा दिए, होटल में बुकिंग नहीं हो रही। नहीं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच एक कश्मीरी पंडितों के वापसी का जो सवाल है, आप लोगों ने एक क्योंकि लोग उनके भी मन में भरोसा बिठाना है कि आप आइए, आप आकर सेटल कर सकते हैं, आप सुरक्षित हैं। कितना भरोसा आप बना पाए हैं जब हम ऐसे केसेस देख लेते हैं बीच में कि टारगेटेड किलिंग होती है? और दूसरा, क्या एक सरकारी नौकरी देकर किराए के मकान में आप कुछ समय के लिए लोग रह रहे हैं, परिवारों के साथ वहां पर वापस जाना, क्या दोनों चीजें एक हैं या अभी बहुत लंबा रास्ता है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री पैकेज में जो 6,000 नौकरी और 6,000 घर, मैं समझता हूं कि वो शुरुआत थी, वो मंजिल नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर उसमें जोड़ना चाहता हूं कि उन 6,000 नौकरियों के लिए पता नहीं कितने साल लग गए। मैं गया था तो 3200 पद रिक्त थे, आज 123 पद रिक्त हैं, उसमें से भी 62 हमने एडवर्टीजमेंट के लिए भेज दिए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो काम था वो ख़त्म हो गया। 6,000 घर बनने थे, वो कई पंचवर्षीय योजना लग रहा था कि पूरी, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। 900 या 1,000 घर बने थे, तो 4,000 घरों के टेंडर हमने कर दिए हैं, बाकी
कि डीपीआर फाइनल स्टेज में है तो उसे भी 1.5 साल में बना करके छुट्टी कर देंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि केवल इसके कारण कश्मीरी पंडित बसेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके उपाय भी किए गए हैं, किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूं कि जो उपाय हो रहे हैं उसके कारण ये स्थिति बनेगी कि लोग आकर के रह सकें। और कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं आज यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद जरा बर्फबारी खत्म हो जाए तो मुझे लगता है देश जान जाएगा कि हम कश्मीरी पंडितों के बसने का अस्थायी उपाय अब होने लगा है। एक पोर्टल हमने लॉन्च किया था, 6200 से ज़्यादा शिकायतें आई हैं और 15 दिन में सारे इंक्रोचमेंट खाली करा दिए गए। जो डिस्ट्रेस सेल थी उस पर, चूंकि वो लीगल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी कई मामले हल हो गए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो पड़ोस में लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ कैसे टनल बन रही है 23,000 करोड़ की, 95,000 करोड़ का हाईवे कैसे बन रहा है, यहाँ से फ्लाइट शारजा जा रही तो हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आज कार्गो चलने वाला था तो उसमें कुछ व्यवधान खड़ा करेंगे। वहाँ 11,000 अभी हमने सरकारी नौकरियाँ दी। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अगर लिस्ट देखेंगी तो एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा वहाँ अफसर बन गया है, गांव के गरीब आदमी का ठेले पर सब्जी बेचने वाली की बेटी आज ऑफिसर बन गई है। तो वहाँ तो लोग सोचते ही नहीं थे कि इस तरह से पारदर्शी ढंग से और योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। हाँ, एक बात हमने जरूर की है कि सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ, ऐसे लोगों को कतई नहीं मिलेगा जो भारत के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक चीज़ जो थोड़ा परेशान करती है मनोज जी, वो ये कि हर साल हम देखते हैं जो आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा होता है 200 से 250 के बीच में हम देखते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, पर नए आतंकी बनने का सिलसिला, क्या उसको लेकर कोई तरीका है, क्या उसको लेकर कोई सोच है कि कम से कम आतंकी बने ही नहीं, उस रास्ते पर न चले? मैंने इसीलिए इकोसिस्टम की बात की। जो सामने दिखता है उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथी भी हैं, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, जिनको दुनिया के दूसरे देशों में बड़ी मान्यता है, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, जो बिजनेस में हैं। मुझे लगता है कि इन सब पर एक साथ काम करने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की कृपा ऐसी रहेगी कि इस पूरे इकोसिस्टम को समाप्त करने में जरूर सफलता मिले, क्योंकि ऐसी दृष्टि कभी मुझे लगता है कि नहीं थी भारत सरकार की, क्योंकि जिन लोगों से खतरा था उन्हीं को जहाज से ले आकर के इलाज कराया जाता था। जो लोग शांति के लिए सबसे बड़े खतरे थे उन्हीं से बात होती थी। मैं समझता हूं कि अब सॉफ्ट सेपरेटिज्म से बात की जाए, ये जमाना लद गया है। बात उसी से होगी जिसकी आस्था भारत और भारत के तिरंगे में होगी, किसी दूसरे से बात नहीं होगी। तो आज कश्मीर का स्टेक होल्डर्स कौन है जिनसे बात होनी चाहिए? कश्मीर की जनता सिर्फ जी, भाई, सब लोग उसमें आते हैं जी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है तो कश्मीर की जनता में ही से ही चुने गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता में भी आता हूं। प्लीज। अशोक जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? मनोज जी, एक सवाल ये है, दो है एक्चुअली सवाल। एक तो सत्यपाल, तो दो कहिए। अच्छा, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वहाँ जम्मू कश्मीर में, जब ये टारगेट किलिंग हो रही थी तो उन्होंने सवाल उठाया था, कहा था जब मैं वहाँ मैं था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी ये सब करने की। आज क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये, दूसरा चुनाव क्या करवाने की तैयारी में है बीजेपी वहाँ पे, और चुनाव क्या पूरा जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करने के बाद ही जो डिवीजन हुआ था, डिवाइड हुआ था, इकट्ठा होने के बाद चुनाव होंगे या ऐसे चुनाव कराए जाएंगे, और कितनी जल्दी होंगे? सतपाल मलिक जी मेरे मित्र हैं, उनके प्रश्न पर कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। अब वो उनका एक्सपीरियंस सेना का रहा है, वो मेरा नहीं है। मुझे लगता है कि आंकड़ों की तुलना करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं उस पर कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। दूसरी बात जो चुनाव को लेकर के आपने कही, मुझे लगता है कि इस पर देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, पार्लियामेंट में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि इस पर भरोसा रखना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि चुनाव ना हो। मनोज जी, आप जिस विजन के साथ आप गाजीपुर टू श्रीनगर पहुंचे हैं, आप खोलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ट्रैवल ज़्यादा हो। शारजा से जो फ्लाइट आपने शुरू की थी वो एयर स्पेस देने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, उसकी क्या काट है आपके पास?
अब स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं की जाती है ना। ये सच है कि जो श्रीनगर शारजा फ्लाइट जा रही, पाकिस्तान अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है और उसके कारण गो एयर को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तात्कालिक रूप से हमने उसका समाधान निकाला है कि कार्गो सेवा हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फ्रूट वहाँ से शारजा दुबई जा सकें, तो उससे थोड़ा कंपनसेट होगा। और यहाँ जो सिविल एविएशन के हमारे मिनिस्टर हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे भी मैंने बात की थी, आज भी सुबह मेरी उनसे बात हुई है। तो भारत सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं उस पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। मैं समझता हूँ रास्ता निकलेगा। मनोज जी, आपको राजनीति को लेकर सवाल तो आपने जवाब दिया मंच पे, लेकिन मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, एक आम नागरिक की तरह पत्रकार भी हूँ, लेकिन कई चीज़ों में आपने वो दिखता है, सड़कें ठीक बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बाकी चीज़ें बन रही है, लेकिन बिजली की अगर आज बात करें तो इस वक्त भी जो है श्रीनगर शहर के चाहे वीआईपी इलाके हों कुछ हो, इस सर्दी में भी करीब 7 घंटे 6 घंटे जो हैं कटौती बिजली में हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो एज अ कश्मीरी, एज अ पेरेंट इन द कश्मीर है, वो स्कूलों को लेकर है। अभी जब कोशिश हो रही थी स्कूल खुल जाएंगे, 2.5 साल हो गए स्कूलों को बंद, तो फिर अब विंटर वैकेशन की घोषणा कर दी गई। कब आप जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वासन देंगे कि बिजली की सप्लाई उनको खास तौर से सर्दियों में मिलेगी और स्कूल खुलेंगे? दोनों प्रश्न का उत्तर मैं इसीलिए आंकड़ा लेके आया था कि ये पूछेंगे आप। पिछले साल गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल में मैं गया था, तो उस समय किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो ऐसे 2 मिनट का मेरा भाषण था। एक भाषण में एक बात मैंने कही कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी। ये सच है कि जिस दिन की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन शटडाउन लिया हुआ था। पिछले साल भी 23% बिजली हमने उसके 1 साल पहले से ज़्यादा दी थी और आज हमारी क्षमता पिछले साल से 18% बढ़ गई है। 1 महीने में 25% और बढ़ जाएगी। आप कहें तो मैं मेगावाट सहित बताना शुरू करूं। एक दूसरा, जम्मू के रीजन में गर्मियों में और कश्मीर के रीजन में सर्दियों में ये तकलीफ रहती है। हमारी जनरेशन कैपेसिटी 3500 मेगावाट है, आपको पता है। 3500 मेगावाट बिजली आने वाले 4-5 वर्षों में हम बना लेंगे। 6 पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी हमारे यहाँ कर रही है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा ठीक हो, इसके लिए 1 साल में काफ़ी बड़ा काम हमने किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीने में ऐसी स्थिति होगी कि अधिकतम बिजली हम दे सकें। और 23 तक हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि 24/7 रिलायबल पावर टू एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्कूल बंद करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन कोरोना के कारण पूरे देश में ये स्थिति रही और श्रीनगर में थोड़ा आपको मालूम है कि संख्या बढ़ गई थी और ऐसे ही विंटर में विंटर वेकेशन हो जाता है। अगर कोविड नहीं रहेगा तो स्कूल चलेंगे। और हमने उन बच्चों को 18 साल के बच्चों को अलाउ कर दिया था जिनका वैक्सीनेशन हो गया था। छोटे बच्चों पर जरूर सावधानी बरती जा रही थी क्योंकि श्रीनगर में संख्या थोड़ी बढ़ गई थी। उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। सर, आप सिक्योरिटी सिचुएशन को कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में? हम देखते हैं कि हर कुछ समय बाद एक वायलेंस में स्पाइक होता है, टेरर अटैक्स बढ़ जाते हैं, कभी नॉन लोकल्स को टारगेट किया जाता है, कभी माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। और इसका तोड़ क्या है? क्योंकि खासतौर पे हमने देखा है कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है और लगातार जो तादाद है यूथ की, टेरर रैंक्स स्वेल कर रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या मूल कारण है? आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उसको? मुझे लगता है कि वायलेंस और टेरर दोनों के अंतर को भी समझने की जरूरत है। मैंने पहले ही बताया कि पड़ोसी के पेट में दर्द होता है। कुछ लोग हैं जो पड़ोस में हैं और कुछ लोग हैं जो उनके इशारे पर यहाँ काम करते हैं। वो चिन्हित कर लिए गए हैं और मैंने बताया है कि उस पूरे इकोसिस्टम को समाप्त करने की रणनीति और उस पर काम हो रहा है। ये सच है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा सिस्टम हम बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी का कि पूरे जम्मू कश्मीर का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। कुछ लोग अगर गुमराह थे तो उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, इसके प्रयत्न भी हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़ से अंत करना चाहती हूँ। आपने माता वैष्णो देवी का भी उल्लेख किया। अभी तक जिन मंदिरों से लोग परिचित थे बाकी देश के हिस्सों में, अब धीरे धीरे जो रेस्टोरेशन का काम हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। केवल मंदिरों का नहीं हो रहा है जी, मस्जिद का भी हो रहा है, गुरुद्वारे का भी हो रहा है, चर्च का भी पूरे में कर रहे हैं आप। जी।
अब इतनी हमारी क्षमता नहीं कि सबका एक साथ कर दें, लेकिन बिना भेदभाव के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सबके रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज Thank जी you. हमारे बीच आने के लिए।